स्टूडेंट्स, तो आप सभी को जैसे कि पता है कि हम संपूर्ण सीरीज अपनी जो है वो कंप्लीट कर रहे थे। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिसके अंदर की हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखने हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने जितनी भी क्लासेस मेरे साथ ली है उसमें से आपको कितनी चीज़ें समझ में आ गई है, और साथ ही साथ में एक तरह से आपके जो दिमाग है उसका भी एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन हंटर एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड। तो आपने बताना है कि जो हंटर एजुकेशन कमीशन है वो कब आया था। फर्स्ट वन इज था 1880 में, सेकंड है 1881 में, थर्ड है 1882 में, फोर्थ है 1883 में। तो आपने बताना है हंटर एजुकेशन कमीशन के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो ये कब आया था आपका, तो ये 1882 में आया था। ये मैंने आपको पहले भी अच्छे से करवाया है। नेक्स्ट वन इज द बीजापुर इम्पेरिकल लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू। ये है आपका कि जो बीजापुर इम्पेरिकल लाइब्रेरी है वो कहाँ से, किस चीज़ से संबंध रखती है, आपने यहाँ से ये बताना है। बीजापुर के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में बात की थी, जहाँ पर हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की थी, तो वहाँ पर हमने इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था। फर्स्ट वन इज द वैदिक एजुकेशन सिस्टम, सेकंड वन इज द बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, थर्ड वन इज द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, फोर्थ वन इज द नन ऑफ दिस। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आपका है सैडलर कमीशन अनदर नेम इज। अब जो सैडलर कमीशन है इसका दूसरा नाम क्या है। पहला है आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन, सेकंड है आपका बॉम्बे यूनिवर्सिटी कमीशन, थर्ड है मद्रास यूनिवर्सिटी कमीशन, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हमने सैडलर कमीशन के बारे में जब बात की थी तो हमने इसको ही कहा था कि इसको कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग या कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पर हमने वुड डिस्पैच के बारे में बात की थी। वुड डिस्पैच कब आया था आपका, 1854 में वुड डिस्पैच आया था, है ना। इसके साथ साथ हमने बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन की बात की थी। तो बेसिक एजुकेशन कमीशन किससे रिलेटेड था, वारधा स्कीम के अंदर ये आया था। ये 1937 के आसपास आपका आया था। ठीक है, तो ये भी आपको कुछ एक यहाँ से जो चीज़ें हैं वो लर्न करनी है। ठीक है, इसके जैसे ही आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो उसके साथ साथ आपको एकदम 2 या 3 चीज़ें तो याद आनी ही चाहिए। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वन इज द ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ एजुकेशन इज रिलेटेड टू। अब जो त्रिआयामी शिक्षा का बेस है उसको हम किससे रिलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज द फिलोसफिकल, सेकंड वन इज द साइकोलॉजिकल, थर्ड वन इज द सोशियोलॉजिकल, या फोर्थ ऑल ऑफ दिस। जब भी हम ट्रायंगुलर बेसिस ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी तीनों चीज़ें आ जाती है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट वन टीचिंग इज अ डैश प्रोसेस। अब टीचिंग क्या है, अब आपने यहाँ पर बताना है कि जो टीचिंग है वो किस तरह का प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज द ट्राइपोलर, सेकंड वन इज द बाइपोलर, थर्ड वन इज द यूनिपोलर, फोर्थ वन इज द मल्टीपोलर। तो जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं ये क्या है, एक तरह का ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो कल भी मैंने आपको ये ट्राइपोलर प्रोसेस का कंसेप्ट बताया था कि जॉन डीवे के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टीचिंग है वो क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है, या लर्निंग एंड टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर प्रोसेस किसने कहा था, एडमन ने कहा था। ठीक है, अगर हम मल्टीपोलर की बात करें तो मल्टीपोलर के अंदर हमारा टीचर आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है ना, हमारा एनवायरनमेंट आ जाता है, असेसमेंट आ जाता है। इस तरह से जब हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो वो मल्टीपोलर के अंदर आ जाती है। ठीक है, बट जब हम ट्राइपोलर की बात करते हैं, अगर हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, मॉडर्न टीचिंग की बात करें, तो वहाँ पर क्या क्या इसके अंदर ट्राइपोलर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले तो एजुकेटर को इंक्लूड किया जाता है, फिर उसके बाद एजुकेटर को, और उसके बाद स्टूडेंट को इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ में सोशल एनवायरनमेंट को, है ना, हमारे सराउंडिंग में कैसा एनवायरनमेंट है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। अगर हम जॉन डीवे की बात करें तो इन्होंने किस किस को, स्टूडेंट, टीचर एंड करिकुलम, 3 चीज़ों को अपना बेस लिया था। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। अब आपने यहाँ पर बताना है कि जो एक अच्छा अध्यापक है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है आपका, डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब है जो कि समर्पित होगा अपने काम के प्रति। सेकंड है अकाउंटेबल, यानी कि उत्तरदायी, वह अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेगा ना, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेगा। फिर है एडेप्टेबल, यानी कि अनुकूलनीय, यानी कि जैसी भी सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के प्रति जो अपने आप को इजीली अडॉप्ट कर पाए। तो आपने बताना है कि इसमें से एक अच्छे अध्यापक की कौन सी क्वालिटी होती है। तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो एक अच्छा अध्यापक होता है उसके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज द हाउ मैनी फेजेज ऑफ टीचिंग। अब आपने बताना है कि टीचिंग के कितने फेजेज होते हैं, है ना, शिक्षण के कितने फेज होते हैं, ये आपने यहाँ से बताना है। तो ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था, वैसे तो आपको आना चाहिए। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट, सेकंड वन इज द थर्ड, थर्ड वन इज द फोर्थ, फोर्थ वन इज द सिक्स। तो आपने बताना है कितने फेजेज होते हैं। तो इसके 3 फेजेज होते हैं ना, हमने पढ़ा था इसमें क्या क्या पढ़ा था हमने हमने इसके अंदर प्री एक्टिव की बात की थी, इंटरएक्टिव की बात की थी, है ना, एंड पोस्ट एक्टिव की बात की थी। प्री एक्टिव मतलब जब हम क्लासरूम में जाने से पहले एक तरह से अपने लिए कुछ एक इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। इंटरएक्टिव का मतलब क्या हो गया था, जहां पर हम क्लासरूम में जो हमने पहले कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन आ जाती है। पोस्ट एक्टिव जहां पर हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, किसकी, खुद की और बच्चों की, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो हमारे फुलफिल हुए या नहीं हुए, है ना। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो जाता था यहाँ पर, कि जो स्टूडेंट को हमने पढ़ाना था वो बच्चों को कितना समझ आया। अगर कुछ एक दिक्कत आ रही है तो हम इसके बेसिस पर ही अपनी जो टीचिंग है उसमें चेंजेस लाते हैं। अब साथ ही साथ में जब हम टीचिंग वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वो भी 3 ही टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं। एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दूसरा हमारा इंटरवेनिंग होता है, एंड थर्ड हमारा डिपेंडेंट होता है ना। इंटरडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, जिसके अंदर की अध्यापक आता है, टीचर आता है। फिर हमने इंटरवीनिंग यानी कि बात की थी, जो मध्यस्थता का काम करता है, मेथड, है ना, जैसे कि हमने क्या पढ़ाना है वो आ जाता है। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट इस पे डिपेंड कर रहा है, टीचर पर भी और अपने जो करिकुलम है उस पर भी। ठीक है, तो आपको यहाँ से 2 चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज द अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन टीचिंग इज अ। अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनके अकॉर्डिंग क्या है, शिक्षा क्या है ना, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है। फर्स्ट वन इज द आर्ट सिस्टम ऑफ एक्शन, यानी कि क्रिया प्रणाली है, आर्ट यानी कि कला है, स्किल यानी कि कौशल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनका क्या मानना था कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एक तरह की कला है, यानी कि टीचिंग इज अ आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम कब कहते हैं ना, जब हम बात करेंगे कि जो लर्निंग है वो ट्रांसफर हो चुकी है, यानी कि सीखना एक स्थानांतरण है। तो हम इसको कब कहेंगे, पहला क्या हो गया आपका, रिमेम्बरिंग द लर्न थिंग्स। जब हम सीखी हुई बातों को याद रख पाते हैं तब हम कहेंगे कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई। या यूजिंग द लर्न थिंग एज इट इज, यानी कि जो हमने चीजें सीख ली है उनका ज्यों का त्यों उपयोग करना, तब हम कहेंगे। या यूज ऑफ द लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन, यानी कि जो हमने चीज एक जगह पर सीखी है उसे हमें किसी दूसरी स्थिति में जब हम उसका उपयोग करते हैं। चौथा है सीखी हुई चीज को टेक्स्ट में स्थानांतरित करना, ना, ट्रांसफर ऑफ लर्न थिंग टू टेक्स्ट। तो आपने इसमें से बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यूज ऑफ द लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन। जैसे कि आपने साइकिल सीखी तो वहां पर आपने बैलेंस बनाना सीखा। अब आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपने क्या कर दिया, जो बैलेंस आपने साइकिल में सीखा था वही आप कहाँ पर यूज कर रहे हो, अपने जो स्कूटर या जो भी आप बाइक चला रहे हो वहां पर आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। तो वो क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपकी पॉजिटिव वे में हो गई। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। जब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की लर्निंग के फील्ड में तो हम उसे क्या कहते हैं, लर्निंग एक्टिविटी, लर्निंग कर्व, लर्निंग आउटकम, ऑल ऑफ दिस। तो आपने बताना है कि सीखने का चित्र में निरूपण करना क्या कहलाता है, लर्निंग एक्टिविटी यानी कि सीखने की गतिविधि, या लर्निंग कर्व सीखने की अवस्था, या फिर लर्निंग आउटकम यानी कि सीखने का परिणाम। तो आपने इसमें से बताना है कि हम उसे क्या कहेंगे। तो आप सभी को पता है कि लर्निंग कर्व के बारे में जब हमने बात की तो ये क्या होता है, एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लर्निंग का। इसके अंदर हमने बात की थी कनकेव, कन्वेक्स लेंस, कनकेव और कन्वेक्स जो हमारी लर्निंग होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। ठीक है, या तो हमारी लर्निंग इस तरह से चलेगी, एकदम से बढ़ेगी और घटेगी, या तो हमारी इस तरह से चलेगी, या एक मिक्स तरह का ग्राफ हमने पढ़ा था जिसमें इस तरह से चलती है। हमने ये भी बात की थी जो मिक्स्ड वाला है वो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। Next one is the conditioning of learning book is written by. First one is the Ganesh, second one is the Pill, third one is the Gate, fourth one is the Skinner. अब जो कंडीशन ऑफ लर्निंग किताब है वो किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी थी, तो ये आपको पता है ये गैने ने लिखी थी और ये 1965 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, और इसके अंदर इन्होंने 8 कंडीशनिंग की बात की थी। इसकी हमने एक हायरार्की की बात की थी, हमने इसमें बात की थी कि बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म से लेकर इन्फ्लुएंस हुई थी, तो उसके बेसिस पर ही इसको बनाया गया था ना, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ से।
नेक्स्ट है अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज मीन्स फॉर। अब जो मॉडल ऑफ टीचिंग है ना, मॉडल ऑफ टीचिंग मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, इसके मैंने 2 वीडियोस आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है ना, वो क्यों ज़रूरी होते हैं, उसका क्या काम है, वो किस लिए यूज़ करता है टीचर उसको। फर्स्ट वन इज़ द सब्स्टिट्यूटिंग टीचर, टीचर को वह एक तरह से सप्लीमेंट का काम करता है, यानी कि सहायता का काम करता है। सेकंड है आपका रिकॉर्डिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, क्या हम इसके अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्रिएटिंग सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि हम बच्चों को एक सुटेबल लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है उसको बना पाते हैं, इसलिए हम जो है टीचिंग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। या स्टूडेंट इवैल्यूएशन, या बच्चों का जो इवैल्यूएशन है या मूल्यांकन है उसको करने के लिए हम टीचिंग मॉडल्स का यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ से ये बताना है कि शिक्षण का एक मॉडल किसके लिए यूज़ किया जाता है। तब भी हम जब हम बात करते हैं टीचिंग मॉडल की, तो हमें पता होता है कि ये हम यूज़ करते हैं बच्चों के अंदर लर्निंग एनवायरनमेंट को एनहांस करने के लिए, क्योंकि जब भी हम टीचिंग मॉडल बनाते हैं वहाँ पर जैसे कि हम फोकस का ध्यान रखते हैं कि हमने किस चीज़ पे बनाना है ना, सिंटैक्स का ध्यान रखते हैं, है ना, सोशल सोसाइटी का ध्यान रखते हैं हम यहाँ पर, एप्लीकेशंस का ध्यान हम यहाँ पर रखते हैं ना, ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखकर ही एक मॉडल को बनाते हैं। तो इसमें हम पहले ही देख लेते हैं कि हमने किस चीज़ को लेकर बच्चों के लिए मॉडल बनाना है और किस तरह से हमने बच्चों के अंदर जो है लर्निंग एनवायरनमेंट को सुटेबल बनाना है क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टीचिंग मॉडल के अंदर देखते हैं। अगर हम एक तरह से बात करें टीचिंग मॉडल की, तो ये क्या होते हैं, एक तरह का ये पैटर्न और प्लान होता है ना, जिससे कि हम किसी भी करिकुलम या कोर्स को एक पर्टिकुलर शेप देते हैं। एक तरह के ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की तरह काम करता है, टीचर को भी गाइड करता है कि टीचर ने किस तरह से क्लासरूम में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना। नेक्स्ट वन इज द मेजर थ्योरिस्ट ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। यहाँ पर थ्योरिस्ट आना था ना, थ्योरिस्ट यानी कि संकल्पना प्राप्ति मॉडल के प्रमुख सिद्धांतकार कौन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, है ना, किसने दिया था, ये जेरोम ब्रूनर ने। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें हिल्डा टाबा का, तो इन्होंने इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल की बात की है। एंड डेविड आशुबेल की अगर हम बात करें, तो इन्होंने एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल की बात की है। फिर है आपका रिचर्ड सचमैन, तो इन्होंने किसकी बात की है, इन्होंने इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल की बात की है। तो यहाँ से आपको 4 मॉडल्स का पता चल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पर्सनल मॉडल्स की, तो यहाँ पर आपको पता था कि पर्सनल मॉडल को कार्ल रोजर्स की बात उसके अंदर आती है ना, फ्रिट्ज पर्ल्स की बात आती है। तो इस तरह बहुत सारे मॉडल्स मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज आल्सो नोन एज। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम और क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री को हम और क्या कहते हैं, या किस नाम से इसको और जाना जाता है। फर्स्ट वन इज द इंस्ट्रक्शनल एड, सेकंड वन इज द प्रोवाइड फीडबैक, थर्ड वन इज द इवैल्यूएशन मेथड, फोर्थ वन इज द नन ऑफ दिस। तो आप सभी को पता है कि इसको हम किसकी तरह देखते हैं, अनुदेशनात्मक सहायता की तरह देखते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल एड्स की तरह देखते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को। हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को ये पढ़ाना है, तो उसको हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, टीचिंग मॉडल्स को बनाते हैं। ठीक है, The ICT in School scheme of Government of India was launched in the year dash for student to learn through computer its learning process। तो सिंपल सा मतलब है कि भारत सरकार द्वारा आईसीटी को स्कूल में कब इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, टीचिंग लर्निंग के अंदर, कि बच्चों को हमने कंप्यूटर से सिखाना है, तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर ये पूछा गया है। फर्स्ट वन इज द 2010, सेकंड वन इज द 2004, थर्ड वन इज द 2006, फोर्थ वन इज द 2007। तो ये आपको पता है कि आईसीटी को स्कूल में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2004 में। और साथ ही साथ में अगर पूरी डेट बताए तो ये दिसंबर 2004 में। और साथ ही साथ में इसको रिवाइज कब किया गया था, ये भी मैंने आपको बताया था, तो ये जुलाई 2010 में रिवाइज इसको किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द आईटी एक्ट 2000 कम इनटू फोर्स। अभी आपको पता है कि आईटी एक्ट आया तो 2000 में था, बट इसने कब अपना काम करना शुरू किया था, एक पर्टिकुलर उसकी कोई डेट होगी, तिथि होगी, है ना। तो कब हुआ, 17 अक्टूबर 2000 को, 15 अक्टूबर 2000 को, 1 अक्टूबर 2000 को, 9 जून 2000 को। तो आपने ये बताना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, 17 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट इज द
फादर ऑफ मॉडर्न मीडिया एजुकेशंस। तो आपने अब इसमें बताना है कि जो मॉडर्न यानी कि आधुनिक मीडिया शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट है एडगर डेल, सेकंड है चार्ल्स बेबेज, थर्ड है फ्लेंडर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो ये मैंने बहुत बार आपको करवाया है। ये कौन थे? सबसे पहले एडगर डेले को ही क्या माना जाता है? मॉडर्न मीडिया एजुकेशन के फादर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च द स्वयं प्रोग्राम। अब हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ ओपन एजुकेशन एंड जहाँ पर हमने स्वयं एंड मोक की बात की थी। तो आपने बताना है कि स्वयं प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था। फर्स्ट है 7 जुलाई 2017, सेकंड है 9 जुलाई 2017, थर्ड है 10 जुलाई 2017, फोर्थ है 4 जुलाई 2017। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मॉक स्टैंड फॉर। अब एक टर्म हमने पढ़ी थी मॉक। तो मॉक का मतलब हमने अच्छे से पढ़ा था। अपने आपने बताना है कि किसके लिए यूज किया जाता है। मैसिव ओपन एक्सेस ऑनलाइन कोर्स, मॉडर्न ऑनलाइन ऑफिस कोर्स, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, नन ऑफ दिस। मोस्ट ऑर्गेनाइज ऑनलाइन कोर्स आना था यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन कोर्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैसिव ओपन एक्सेस ऑनलाइन कोर्स। मैसिव यानी कि वाइड रूप से फैला हुआ। ठीक है, ओपन मतलब हर किसी के लिए ये अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगे जाएंगे, है ना, कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। असेस यानी कि इजीली आप इसको असेस कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ नेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट होस्टिंग ऑफ ऑल कोर्स टॉट द क्लासरूम। ठीक है, टॉट द क्लासरूम, TAUGST, टॉट द क्लासरूम। अब यहाँ पर बात की कि स्वयं जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर कौन सी क्लास से लेके कहाँ तक के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कोर्सेज अवेलेबल है। फोर्थ है 5 टू पोस्ट ग्रेजुएट, फिर है पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, 11 टू पोस्ट ग्रेजुएट, 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये आपको ने बहुत बार बताया, ये 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट तक के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर आपके लिए जो है क्लासरूम के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। फिर है आपके व्हेन वाज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब से शुरू किया गया? फर्स्ट वन इज 2015, फिर है 2016, फिर है 2014 एंड 2012। तो आपने बताना है। तो ये कब से स्टार्ट हुए थे? ये 2015 से स्टार्ट हुए थे, पीएम नरेंद्र मोदी जी के बाद। तो ये 1 जुलाई, आपने यहाँ डेट भी याद रख सकते हैं। तो 1 जुलाई 2015 के बाद स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए थे, तो उसके बाद ही इसने बहुत ज़्यादा गति पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वयं स्टैंड फॉर। अब जो एक टर्म है स्वयं, है ना, एक तो स्वयं प्रभा है ना, जिसके अंदर DTH चैनल आपके आते हैं, एक है स्वयं। तो स्वयं क्या है आपका? स्वयं का मतलब क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड, स्टडी वेब ऑफ एडल्ट लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड, स्टडी वेब फॉर एडवांस लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड, नन ऑफ दिस। तो स्वयं का मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया था। तो इसको क्या कहा जाता है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यूथ एस्पिरिंग माइंड। ठीक है, ये क्या है? इसकी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ एक यही क्वेश्चन बनते हैं। तो आई थिंक आपको पूरे क्वेश्चन जो है वो एक साथ रिवीजन हो चुका होगा आपका एग्जाम में जाने से पहले। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें और इसके साथ साथ अपने एग्जाम पर अच्छे से फोकस करें। और जिसका भी एग्जाम है वो कल अच्छे से अपना एग्जाम है वो देकर आए। तो यही मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ कि आप अपना एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से तैयारियां भी की थी इस पोर्शन की। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो आपका जो भी रहेगा उसके साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।